हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रूर बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच जाए, हाँ या ना में लिख देना कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, सुनाई दे रहा है, कुछ भी लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन पा रहे हैं। एंड देन आई विल क्विकली स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 15 मार्च के पेपर का। अब ये कौन सा शिफ्ट है ये आप ही पता लगा लेना, बट हाँ 15 मार्च के क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो सीपीओ का पेपर हुआ था, एक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कि आपको आवाज़ आ रही है, धन्यवाद। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। करते रहेंगे, सवाल डेली करेंगे। 11:30 क्लास का टाइम है, याद रखना। अभी मैं कई दिनों तक जब भी लाइव आऊँगा 11:30 क्लास का टाइम मेरा रहेगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज वेरी सून। तो 11:30 पे रिमाइंडर लगा के रखो, डेली मिलो, मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी कुछ ना कुछ सिखा के ही जाऊँगा डेली। सो एवरी क्लास विल मेक यू लर्न ए लॉट। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और करेंगे, सारे चीज़ें करेंगे। एक सवाल आपके सामने, ज़रा इसको देखिए कि ये सवाल क्या है। ये सवाल कह रहा है कि एक नंबर है आपका 10। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये कोई नंबर नहीं है, ये कुछ स्क्रीनशॉट निकालते समय ना वो माउस का जो पॉइंटर होता है उसी के कुछ लाइन वाइन है। ठीक है, तो 106974 एक नंबर है। कह रहा है इसके डिविजिबल बाई विच ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर्स। ऑप्शंस दिए हैं। इस तरह का एक सवाल हमने कल भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो, है ना। तो चलो जरा शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम ये करते हैं कि देखो 3 भी दिख रहा है, यहाँ 6 भी दिख रहा है, तो इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा, उसके बारे में क्या ही बात करनी है। जरा 3 का चेक करते हैं। तो सम करो, 6, 1, 7 और 9 कितना हुआ? 7 और 9 16 हुआ, और 11 कितना हुआ? 27 हुआ। 27 अगर सम आ रहा है तो मेरा नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3 से डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, अगर वो इवन नंबर होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 27 आ गई, और अगर वो इवन नंबर है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, तो मेरा नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड होगा। और अगर ऐसा होगा तो बी के अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता है। 7 का हमें यहाँ चेक करना भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखें कि जो चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे 2 और 3 और 6 क्या है, दे आर रिलेटेड। अगर आपको 3 का पता है तो बस ये देखना है कि इवन नंबर है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप 3 का चेक करो। यहाँ से इवन नंबर है तो 2 का तो दिख ही रहा है, 4 और का चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 का दिख गया मुझे, 6 का भी दिख गया क्योंकि इवन है। अगर 3 होगा तो 6 होगा ही होगा। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इस सवाल में क्या इतना करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, 3 हर ऑप्शन में है। मैं आपको सवाल दिखाता हूं कि कैसे आप एग्जामिनर के दिमाग से खेल सकते हो। 3 हर ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? 3 अगर हर ऑप्शन में दिया हुआ है तो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 3 अगर हर ऑप्शन में है तो 3 से डिवाइड होगा भाई। और साथ ही साथ ये मुझे दिख रहा है कि इवन नंबर है। कोई भी इवन नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। मतलब इस सवाल को लगाना ही नहीं था, इस सवाल को सिर्फ देखना था और आंसर लगाना था। मजा आया कि नहीं आया? ऑप्शंस पे नजर इसीलिए बना के रखनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन आपका दायरा सेट करते हैं कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। अरे 7 से क्यों कैलकुलेट करोगे भाई? मैंने बोला कि 3 हर ऑप्शन में दिया है तो 3 होगा कि नहीं होगा? 3 होगा। और अगर 3 होगा और साथ में नंबर मेरा इवन है तो 6 भी होना चाहिए। ठीक है, 6 भी होना चाहिए। तो इसलिए आंसर बी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बी का सही होना उसकी मजबूरी है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करिएगा, आनंद आएगा आपको। चलो ये सवाल देखो क्या है। ये सवाल कह रहा है कि कोसेक 31 को सेक 59 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 1। क्लियर? 3 से डिवाइड कैसे हो जाएगा? क्योंकि 3 हर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि ओपनिंग जो बैट्समैन है उनके नाम में लिख के देता हूं, राम और रमेश, राम और सुरेश, राम और महेश, और राम और गणेश। तो राम तो डेफिनेटली हो गया ना भाई। ठीक है, अगर चारों ऑप्शन में राम आ रहा है ओपनिंग पेयर में तो राम तो होगा ही होगा। वही कहानी थी। ठीक है, ये सवाल देखो क्या है। ये जो लिखा मैंने, इसका 1 आपको नजर आ रहा है कि नहीं कि इसका 1 करेक्ट होगा, है ना। 27 किसने कहा इवन नंबर है भाई? पिछले क्वेश्चन में पूरा नंबर ही इवन था। 74 लिखा हुआ है, ये नंबर इवन है कि नहीं है? 7 17 की डिविजिबिलिटी में भी मत जाओ, भी सवाल करो, मजे लो बस। ठीक है, ये देखो कह रहा है एक पेपर है
इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक आयताकार पेपर है, उसको डायगनली कट कर दिया गया है, उससे दो ट्राइंगल त्रिभुज बनेंगे। और अगर डायगनल 4√5 है और जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ का, तो आपको बताना है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इसका आंसर कितना होगा आपका? द आंसर इज गोइंग टू बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया मैंने? जस्ट विजुअलाइज एंड मार्क। ठीक है, ध्यान से देखो, जब कभी भी कोई रेक्टेंगल अगर आपके पास है और उस रेक्टेंगल में जो रेशियो दिया है आपको 1:2 दिया है, तो इसका जो डायगनल होता है ना वो √5 होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड 1 है एक साइड 2 है तो √5 होता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बदलाव क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने जो बदलाव किया है वो बदलाव ये किया है, कह रहे हैं कि ये 4√5 है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कभी भी किसी ट्राइंगल का अगर नेचर आप नहीं बदलते हो और उसमें एक साइड कोई भी लेंथ कंपोनेंट अगर आपने 4 टाइम्स किया तो एरिया कितना गुना हो जाता है? एरिया 16 टाइम्स हो जाता है। तो अगर मैं केवल इस ट्राइंगल पे फोकस करता, मुझे एरिया किसका निकालना था? मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना था। तो आपने कहा कि अगर ये डायगोनल 4 टाइम्स है, जो मैंने वैल्यू लिखी 2 1 √5, उसमें डायगोनल 4 टाइम्स हो गया, तो इसका एरिया कितना था? 2 था। तो अब एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स का स्क्वायर यानी 32। या फिर आपने कहा ये अगर 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स होगा, ये भी 4 टाइम्स होगा, ऐसे कर लो। तो 8 × 4 कितना एरिया हो गया? 32। जैसा अच्छा लगे लगाओ, आंसर ऐसे आसानी से आपका निकल आएगा। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नथिंग डिफिकल्ट। अब कह रहा है कि बताओ फेस वैल्यू क्या है डिजिट 6 की? डिजिट 6 की यहां पर फेस वैल्यू देखिए, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जब हम लिखते हैं, जैसे ये वाला सवाल है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। तो आपने अगर ये नंबर लिखा 16008 और मैंने आपसे प्लेस वैल्यू पूछा होता, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके आती है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करके आती है, ये 10 की पावर 2, ऐसे ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू निकलती है। लेकिन जब कहता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब है जो दिख रहा है वही है तुम्हारी फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए प्लेस वैल्यू 6000 है इसकी, लेकिन फेस वैल्यू जो है ना, फेस वैल्यू 6 की 6 ही रहेगी, ये ध्यान रखना है ना। फेस वैल्यू मतलब जो है वो है, बस 6 डिजिट 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। तो कंफ्यूज मत होना, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू जो यहां पर बोला गया है जातीय मान, जिसकी हिंदी लिखी हुई है, राइट। इट इज गोइंग टू बी ओनली 6, नो कंफ्यूजन। देखो सवाल कह रहा है कि एक बकेट को आपने एक वेल से निकाला है, एक रस्सी लगी हुई है जो बंधी हुई है एक व्हील में जिसका त्रिज्या रेडियस 48 सेंटीमीटर है, और अगर बकेट असेंड कर रहा है 1 मीटर 12 सेकेंड में एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। इस सवाल में इन्होंने इतना शानदार बेवकूफ बनाने की कोशिश आपको करी है, पर आप बनना मत, राइट ठीक है। इतना शानदार बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है बट आपको बनना नहीं है। देखो ध्यान से समझना, आपने दो चीजें मुझे बताई। पहला तो ये बताया आपने कि जो स्पीड दी है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड दी है। इस रेट से जो आपका बेल, ये आपका जो बकेट है, यहां पर जो बकेट है ना, इस रेट से ऐसे ऊपर असेंड कर रहा है। रेट कितना दे दिया आपने? 1.2 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। साथ ही साथ आपने टाइम भी दे दिया मुझे कि कितना टाइम लग रहा है इसको ऊपर आने में, 1 मिनट 12 सेकेंड लग रहा है। 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब कितना हुआ? आपको 72 सेकेंड्स लग रहे हैं, 72 सेकेंड्स लग रहे हैं आपको। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको वर्टिकल असेंड का रेट दिया हुआ है, वर्टिकल असेंड का रेट प्रोवाइडेड है और टाइम प्रोवाइडेड है, तो क्या आप ये जो रोप की लेंथ है आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? क्या करना है उसके लिए आपको? इसको 1.2 को 72 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1.2 मीटर पर सेकेंड आपका 1200 ही हो जाएगा और ये 72 सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप खुद देख लो, 7200 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, जो कि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन। उसका सही होना उसकी मजबूरी है। यहाँ पर जो इन्होंने देखो वो लगाया ना, ऊपर इन्होंने क्या लगाया हुआ है? ऊपर इन्होंने एक घिरनी लगाई हुई है। उस घिरनी का कोई काम नहीं था, बेवकूफ बनाने के लिए लगाया हुआ है, समझ रहे हो ना? घिरनी का कोई काम नहीं था, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और घिरनी के चक्कर में यहां परेशान हो जाते हैं। घिरनी का रोल हो सकता है एक दूसरे तरह के सवाल में, जहां पर घिरनी के टर्न्स के रेस्पेक्ट में बोला जाए कि ऊपर आने के लिए इसके इतने चक्कर लगाने पड़े घिरनी के, तो हमें उसके रेडियस का रोल हो सकता है, बट अभी यहां पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। नो रोल, जस्ट लुक एंड मार्क।
क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, राइट? व्हेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन को समझने में। सो व्हेन आई रीड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सही समझ लूँगा, ठीक है? तो ऐसे डरिए मत। 86.4 कैसे निकाल लिया? 120 निकाला। अच्छा ये गलत लिखा क्या मैंने? हाँ, इसको सही कर लो। 1.2 मीटर ना, ये एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था। ठीक है, हाँ, तो ये काट दो तो आपका 864 आ जाएगा। ठीक है, वो करेक्शन कर दिया मैंने, है ना? ये आप काट दो, लेकिन तब भी आंसर यही आ रहा है। ये मैंने जीरो लिखा ज़रूर, बट ध्यान से समझो भाई। हाँ, मैं समझ गया। ये जीरो मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा लिख दिया खाली, बाकी सब कुछ सही है। 72 × 100, 7200 आंसर यही रहेगा सर, ठीक है? डोंट वरी। मैंने वो जीरो एक एक्स्ट्रा ऐसे लिख दिया, भावनाओं में बह के लिख दिया, पर जो मैंने मार्क किया वो सही है। 72 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर में जब आप जाओगे ना तो 120 बनेगा ना, वो 1200 नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, 120 ही होगा तो भी आंसर यही है। मैंने 120 सोच के ही लिखा, ये थोड़ा भावनाओं में लिख दिया मैंने। जीरो बढ़ गया पर टेंशन ना लो, ठीक है? नहीं, वो 120 ही लिख लो भाई, आंसर यही आएगा। 72 से मल्टीप्लाई करोगे 120 को तो आंसर यही आएगा। ओके, सी ही आएगा। चलो ये देखो सवाल, देखो कह रहा है 3 पाइप्स हैं आपके पास ABC, वो एक सिस्टर्न यानी टैंक को फिल कर रहे हैं 15, 24 और 36 मिनट में रेस्पेक्टिवली। तो बताना है अगर पाइप D जो है कैन ड्रेन फुल टैंक इन 1 आवर, और इन चारों को आप इकट्ठा कर दो, तो आपको बताना है सारे 4 पाइप्स को अगर आप खोल दोगे तो कितना समय लगेगा टैंक को भरने में, राइट? जरा बताओ इसको। ओके, कहाँ पॉइंट लगा है भाई? 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है? 120 होता है कि नहीं होता है? 120 को अगर आप 72 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? करके देखो, सी ऑप्शन आएगा। चलो जल्दी चलो, सवाल लगाओ। ओके, TCS का ही एग्जाम है जो कर रहा हूं, टफ नहीं है कुछ भी। चाय पीना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को और दिखाता हूं कि देखो मैं चाय पी रहा हूं, आप लोग पढ़ाई करो। ऑलराइट भाई, जो कैलकुलेशन में इतना परेशान है कि 72 × 1.2 करोगे, अरे 1.2 भाई मीटर पर सेकंड में दिया है, आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। प्लीज ऐसी गलतियां ना करो, सवाल करो। यहां पर आपको 15, 24 और 36 दे दिया गया, 1 आवर दे दिया गया। 1 आवर को आप लिख लो 16 मिनट्स, तो ये 15 हो गया आपका, ये 24 हो गया, ये आपका 36 हो गया, और ये आपका 60 हो गया। ये माइनस में, बस ध्यान रखना। तो अगर मैं टोटल वर्क यूनिट लेने जा रहा हूं तो मैं क्या मानूंगा, जरा बताओ, क्लियर और नॉट? अगर मैं यहाँ टोटल वर्क यूनिट, मैं 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने के। पहला तरीका मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि अगर मैं टोटल वर्क यूनिट कुछ एज्यूम करूं तो इसका एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर? क्या इनका एलसीएम आपको 180 दिख रहा है? नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसका आंसर 180 दिखेगा तो ये जो 24 है ये तकलीफ करेगा, क्योंकि मेरा कोई भी मल्टीपल 180 नहीं होता है। तो क्या इसका एलसीएम मैं 360 लूं? जल्दी बताओ, या मैं 240 लूं? इसका एलसीएम क्या मैं 360 लूं? कोई किसी को दिक्कत है? जरा एफिशिएंसीज काउंट कर लो। यहां अगर आपने लिया तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी 24, इसका हो गया करेस्पॉन्डिंग, 24 का 12 हो गया, 36 का 10 हो गया, और 60 का क्या हो गया? 6 हो गया। क्या सभी को ये एलसीएम दिख रहा है? तो 180 एलसीएम क्यों नहीं था? क्या 24 180 को डिवाइड नहीं कर रहा था? जरा बताओ, 24 180 को डिवाइड नहीं कर रहा था? देखिए एलसीएम तो थोड़ा तेज निकालना पड़ेगा ना आपको, वरना कैसे काम चलेगा, है ना? 24 180 को कौन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है? तो मैं कहूंगा 180 को करके दिखाओ। 360 मैंने लिया तो ये वैल्यू 12 नहीं आएगी, 15 आएगी। मैंने 12 जानबूझ के लिखा कि आपको लगे कि ये तो 180 होना चाहिए था, दिमाग कुछ लगाना नहीं है, ठीक है? तो ये 36 का 10 होगा, ये 6 होगा। दिस इज व्हाट द एलसीएम से एफिशिएंसी निकलेगी मेरी। एफिशिएंसी निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, ये माइनस में आपको मालूम है नेट एफिशिएंसी। अब अगर आप निकालोगे तो आपको 39 और 10 कितना हुआ? 39 10 49, 49 माइनस 6 कितना हुआ? 43। अब 43 को देखने के बाद समय व्यतीत मत करना, एक ही जगह 43 दिख रहा है, अब उसको मार्क कर दो, क्योंकि 43 क्या है आपका? प्राइम नंबर है। 43 कभी देखा है किसी नंबर से डिवाइड होते हुए? नहीं देखा होगा। तो आंसर में डिनोमिनेटर में 43 आना है मेरा, ए ऑप्शन हो गया। अगर आप इसके सामने करना भी चाहते हो तो आपको निकालना क्या है? 360/43, और 360/43 क्लियरली 8 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड है कि नहीं मेरे को एग्जैक्टली जानना है,
तो ये वैल्यू 344 आएगी। 8 इंटू 43 344 आएगा, 16 यहाँ बाकी बचेगा, 43 यहाँ बचेगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। पर आपको इतना करना नहीं है, राइट, इट इज नॉट समथिंग विच इज नीडेड। इतना बहुत था आपके आंसर को मार्क करने के लिए, राइट, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप लगा सकते हो। बाकी परसेंटेज का अप्रोच है, लेकिन उसके लिए आपका वही है कि आपकी परसेंटेज स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, राइट। परसेंटेज स्किल मस्ट बी लिटिल गुड, कि 15 को आपको पता हो 6.66%, 24 का आपका पता होना चाहिए कि वो रिवर्स होता है 4.16%, 36 का आपका 1/18 होता है, 1/18 आपको पता है कि 5.55 होता है, उसका हाफ निकालेंगे 2.75 के आसपास आएगा। 60 आपका क्या हो जाएगा, 1.66%। तो वहां भी आप क्या कर सकते हो कि यू कैन जस्ट सी कि भाई नेट परसेंटेज मेरा कितना आ रहा है, जो कि आप कैलकुलेट करोगे तो 12% जो होगा उससे उसके मतलब 12% के थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, उसी के आसपास आएगा। तो वहाँ से भी आपका 8 आपका आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो कोई नहीं, आपको मैं अभी परसेंटेज इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। एफिशिएंसी निकाल ली क्योंकि मेरे को चाहिए था ना कि एक दिन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द वन डे। चलो भाई देखो जरा, ये देख लो, एक मैन है, कह रहा है कवर्स द फर्स्ट 210 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 198 किलोमीटर एट 66 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड उसकी होल जर्नी की कितनी है? अब जब ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा ना, तो आपको अगर मजा नहीं आया तो बोलना। 2 साल से एक चीज मैं सबको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सीख रहा है मुझसे कौन नहीं, ठीक है। इट इज द क्वेश्चन विच कैन बी मार्क्ड डायरेक्टली। कैसे? देखो भाई, आपको पता है एक स्पीड 60 की है और एक स्पीड मेरी 66 की है। स्पीड मेरी बीच में कब होती है? जब दोनों को बराबर समय दो। व्हेन टाइम इज इक्वल, व्हेन टाइम स्लॉट अगर आपका बराबर हो जाता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, दैट बिकम्स द सिंपल एवरेज। ध्यान रखना ये, व्हेन टाइम स्लॉट्स आर बराबर। यहां पर आप खुद देख लो टाइम स्लॉट्स बराबर नहीं है। अच्छा एक बात और बता दो, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 210 किलोमीटर ये चला है 60 की स्पीड पे और 198 किलोमीटर चला है 66 की स्पीड पे, तो कौन एवरेज ज्यादा अपने पास रखना चाहेगा? जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है। 60 वाला कहेगा मैंने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है 66 के कंपैरिजन में, आई विल डोमिनेट। एवरेज को अपनी तरफ खींचूंगा, अपनी तरफ एवरेज को मैं खींचूंगा तो एवरेज हो जाएगा 63 से कम। और देखो एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये शायद मैं 2016 से जब मैंने पेपर सॉल्व किया तब से बोलता जा रहा हूं, और क्लास में अपने तो मैं कई सालों से ये चीज पढ़ाता हूं लोगों को कि थोड़ा सा ऐसे देखना शुरू करो कि ये इधर उधर हो जाता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इट्स नॉट नियरली 63, इट्स लेस देन 63, राइट? क्लियर और नॉट? दैट्स द आंसर। ओके, ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो ये लॉजिकल है ना कि भाई कौन डोमिनेट करना चाहेगा? जो ज्यादा दूरी जिस डिस्टेंस से कवर करा है ना, उसका असर एवरेज पे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली दैट्स सिंपल, वी शुड नॉट थिंक मच अबाउट इट। वो डोमिनेट करेगा तो वो एवरेज को कहेगा आ जाओ मेरी तरफ, कम टुवर्ड्स मी। ओके, ऑल राइट। रैंकर्स नाम के व्यक्ति अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारे साथ? मुझे पता है मैं कैसा पढ़ाता हूं, आप को बताने की जरूरत नहीं है सर। आई डोंट नीड योर टेस्टिमनी। सलाम कर रहा हूं आपको, आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, जाके घर पे कुछ पढ़ाई कर लो, वरना प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, फिर आगे रोओगे। ठीक है, चलो। कह रहा है कि अगर एरिया रेगुलर हेक्सागन का 108√3 है तो आपको बताना है इसका पेरीमीटर क्या है। स्टैंडर्ड चीजें मैं आपको बता चुका हूं, स्टैंडर्ड सर्कल बता चुका हूं आपको, स्टैंडर्ड हेक्सागन, स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बता चुका हूं। अगर आपको वो आता है तो इसका आंसर 1 सेकंड में आप मार्क करोगे कि ये 36√2 इसका राइट आंसर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे। आपको ये मैं बता चुका हूं ना कि जो आपका हेक्सागन होता है, दिस इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको पता है। आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर साइड 2 का इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है? √3 होता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, मेरे पास हेक्सागन में आपको पता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड अगर यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते तो इसका एरिया कितना होता? 6√3 होता कि नहीं होता? लेकिन यहां एरिया कितना दिया हुआ है? 108√3 दिया हुआ है। तो कैन आई कंपेयर एंड डिवाइड एंड गेट द स्केल फैक्टर? आपको स्केल फैक्टर आ जाएगा 18।
अगर 18 स्केल फैक्टर है एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा? आप कहोगे √18, जिसकी वैल्यू होती है 2√3 या 3√2, इसकी वैल्यू होती है 3√2। तो 3√2 अगर आपका स्केल फैक्टर है, और आपको ये मालूम है कि हेक्सागन का जो पेरीमीटर होता है स्टैंडर्ड केस में 12 होता है, 2 × 6, राइट? सो दैट इज 12। और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्केल फैक्टर से, क्योंकि आपको पता है कि स्केल फैक्टर लेंथ अगर k टाइम्स हो जाता है तो आपका पेरीमीटर भी k टाइम्स हो जाता है, तो दैट इज गोइंग टू बी 36√2। स्टैंडर्ड फिगर मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ये चीज़ें 1 साल पहले हो चुकी हैं, लगभग कई बार हो चुकी हैं एक्चुअली। 2016 के पेपर में मैंने करवाया, फिर आपको इसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना के मैंने दिया है पूरा आपको। स्टैंडर्ड इक्वल ट्रायंगल, स्टैंडर्ड हेक्सागन बहुत अच्छे से कवर्ड है, उसको आप ध्यान से देखें। ये सारे सवाल आपके लिए मजाक हो जाएंगे और हर पेपर में आते हैं किसी न किसी फॉर्म में, ये तो होते हैं। फॉर्मूला देखिए लगाना मुझे आता नहीं है तो मैं लगाऊंगा नहीं, राइट? चलो आगे बढ़ो। कह रहा 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 4:9 है। अगर उन दोनों नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए 12 से, तो होता क्या है कि जो रेशियो होता है वो 11:21 हो जाता है। तो हमें बताना है क्या है कि जो सम है उन दोनों ओरिजिनल नंबर्स का वो क्या है। देखो 4:9 कोई रेशियो है एंड दिस रेशियो गेट्स कन्वर्टेड इनटू 11:21, ये रेशियो कन्वर्जन होता है। और हम कर क्या रहे हैं कि इन दोनों में हम 12 ऐड कर रहे हैं। सो आप अगर ट्रेडिशनली सोचोगे तो आप कहोगे 4x 9x में हमने 12 ऐड किया और मुझे ये वैल्यू मिल गई, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। या फिर आप कुछ ऐसा सोचते, जो मैं चाहता हूं, यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल आएगी और x की वैल्यू निकल आएगी तो 9 + 4 13x भी आपका निकल आएगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि देखो 4 अगर न्यूमरेटर में है और 9 अगर डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 13 पार्ट्स हो जाएगा। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो आंसर्स होंगे वो इसके मल्टीपल होंगे, ठीक है? हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि कंसिडरिंग कि भाई डेसिमल में मल्टीप्लायर ना आ जाए कहीं, ठीक है? सो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। अब जरा कोई भी आंसर चेक कर लो आप, जरा बी को अगर आप चेक करने गए तो आप कहोगे कि यहाँ पर अगर ये 13 पार्ट्स मेरा 52 आ गया, तो बेसिकली नंबर मेरा 4 × 4 और 9 × 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर 4 हो जाएगा। अब देखो अगर आपके पास नंबर है 16/36 और इसमें अगर आपने 12 और 12 ऐड कर दिया, तो क्या आपको 11/21 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 28 मिलेगा तो 11 नहीं मिलने वाला है। अगर यहाँ मुझे 28 मिलेगा तो मुझे 11 नहीं मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो देखो ये तो आपका और ये करेक्ट नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन में अगर जाओगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और 32 में अगर आपने 12 ऐड किया तो 44 मिल रहा है। और यहाँ पर आपका अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में 9 × 8 रखा 72 होगा। 72 + 4 आप करोगे, 72 + 12 करोगे आप, तो 72 + 12 आपका 84 हो जाएगा, तो 21 से डिवाइड हो जाएगा। इतना वैसे करना नहीं था, इसका कारण बताता हूँ आपको। ये पता है कि जो ये वाला नंबर है मेरा, इस वाले नंबर में क्या कह रहा है, जरा इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। ये कह रहा है कि अगर मैंने दोनों में ऐड किया 12 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर इस रेशियो में हो जाता है। इस नंबर का सम कितना है आप जरा देखो, इस नंबर का सम आपका 32 आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो मतलब अगर इस नंबर में मैं 24 ऐड करूं तो वो मेरा नंबर 32 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है एक्चुअली। पहले तो वो नंबर मेरा 13 से डिवाइड हो जाए, 13 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर 24 ऐड करेंगे तो 32 से भी डिवाइड होना चाहिए। यहाँ अगर आप ऐड करोगे तो 84 32 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 128 हो जाता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे भी कर लो, वैसे बहुत आसान सा सवाल था, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी हो जाएगा। इट्स नॉट दैट बिग डील, सवाल में ऐसा कोई दम नहीं है, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं तो बेहतर है। चलो आगे बढ़ लो। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एवरेज वेट जो 6 चिल्ड्रन है उनका 32.8 kg है, और कह रहा है कि अगर 2 और चिल्ड्रन जिनका वेट 26.5 और 28.3 kg है उसको हम ऐड करें इस ग्रुप में, तो नया एवरेज वेट क्या होगा किलोग्राम में, ठीक है? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, बट इट कैन बी डन वेरी इजीली। ओके, इट कैन बी डन वेरी इजीली। कोई कह रहा है पेपर 1 घंटे का ही है। देखिए जब यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, बकवास सोचने से क्या ही फायदा कि कौन सा कितनी देर का पेपर होता है, क्योंकि मैं देखूंगा नहीं, मैं फालतू में मुझे डिस्टर्बेंस होती है ना। तो ऐसा कमेंट ना करें कि मैं फालतू में डिबेट हो जाऊं, ठीक है? और आपका चैट भी बंद करवा दूं। 32.8 kg हो गया 6 चिल्ड्रन, 32.8 kg एवरेज आपको दिया हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका वेट 26.5 kg है, तो ये 26.5 kg वाले 2 लोग हैं, ये ध्यान रखना। और जो 28.3 वाले लोग हैं वो कितने हैं? वो आपके हैं
दो और चिल्ड्रन, सॉरी एक ये है एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों आ रहे हैं। इसमें तो बताना है एवरेज वेट कितना हो जाएगा। अब देखो हमें यही देखना कि ये एवरेज से कितना कम लेके आ रहे हैं। ये डेफिसिट तो डेफिनेटली है, बट कितना डेफिसिट लेके आ रहे हैं। ये जो बंदा है 32 पॉइंट वाला 8 जो एवरेज है हमारा, ये 26.5 वाला कितना कम लेके आ रहा है। आप कहोगे कि ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है कि ये 5.3 कम लेके आया, डेफिसिट क्रिएट करेगा 5.3 का एवरेज के रेस्पेक्ट में। ये वाली जो वैल्यू आपकी 28.3 है, ये 4.5 कम लेके आया। अगर ये मेरा वैल्यू 4.5 कम लेके आया, साफ साफ सारी वैल्यू दिख रही है, देख लो, क्या ये 5.3 है? नहीं, ये आपका 6.3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये आप लिख दो यहाँ पर 6.3 आपका कम है, और ये वैल्यू आपका 4.5 कम है। राइट, क्लियर है। तो ये वैल्यू जब मैंने यहाँ पर लिख दी तो नेट डेफिसिट आपकी कितनी क्रिएट हो गई? आप कहोगे ये नेट डेफिसिट जो क्रिएट हुई है ये 10.8 की क्रिएट हुई है, और इसको कितने लोगों में डिवाइड करना है? 6 लोग पहले थे, 2 लोग और आ गए, 8 में डिवाइड करना है। तो आप कहोगे कि जो एवरेज है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, पर वो कितना डिक्रीज होगा? आप देखो, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो 32.8 से 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज होके अगर मैं मैक्सिमम 2 का डिक्रीज भी मान लूँ तो 30.8 बनता, ऑप्शन ए ही होगा। इट्स वेरी सिंपल, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था जितना मैंने किया। ठीक है, इट वॉज नॉट नीडेड, मेरा थोड़ा दिमाग डाइवर्टेड था आप लोगों के चैट की वजह से फालतू में। ठीक है, तो आपको देखना था कि इतना आसान सवाल था रफली, कि आप यहाँ रफली देखते कि यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है। देखो आप ऑप्शन पे नज़र हमेशा रखो। आप देखो ध्यान से, टोटल 8 लोग हो रहे हैं। अगर मुझे एवरेज लेट से डाउन करना है 2 से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरा एवरेज 2 से डाउन करना है तो ये जो 8 लोग हैं नेट, इनके लिए 16 का डिक्रीज होना चाहिए, 16 का डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे एवरेज 2 से नीचे करना है तो 2 से नीचे करना है। यहाँ ये इन दोनों नंबरों को देख के आपको आइडिया लग जाता कि यहाँ लगभग 6 का डिक्रीज है, और मैं यहाँ 5 का भी मान लेता तो लगभग 11 का डिक्रीज है। 11 का अगर डिक्रीज है तो 8 मेंबर्स अगर टोटल है मेरे पास तो 2 का डिक्रीज नहीं हो सकता। दैट वाज मोर सफिशिएंट टू मार्क कि मेरे आंसर में जो डिक्रीज होगा वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। दैट इज सफिशिएंट टू मार्क द आंसर टू बी ए ऑप्शन। देयर इज नो अदर ऑप्शन दैट कैन बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पाइप्स हैं ए और बी, वो एक टैंक को 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में भर सकते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। कह रहा है अगर पाइप बी को खोल के रखा गया बिगिनिंग में 1/5 टाइम के लिए और पाइप ए और बी को ओपन रखा गया फॉर द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, तो बताना है हाउ मेनी मिनट्स डिड इट टेक फॉर द पाइप्स टू फिल द टैंक। टोटल टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो यहाँ वैल्यूज जो है फ्रैक्शन में दी हुई हैं, बट यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज देखो एक चीज आप अंडरस्टैंड करना कि पहली बात तो दिया है कि बी को खोला गया, if pipe only pipe B was open for 1/5 of the time and both pipe A and B were open for remaining time। क्या मैं ऐसा आपसे बोलूं तो आपको कोई तकलीफ है कि अगर टोटल टाइम मैंने मान लिया लेट्स से कि 5t है मेरे पास, तो 5t में ये पूरे टाइम के लिए B ओपन था और जो आपका A ओपन था वो केवल 4t टाइम के लिए ओपन था। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? मैंने पूरे क्वेश्चन को समराइज करने की कोशिश करी है और मैंने आपसे ये बोला है कि पूरे 5t, अगर मैं पूरा टाइम मान लेता हूं 5t है, तो B के लिए कहानी जो इन्होंने लिखी है कि पहले 1/5 टाइम के लिए B ओपन था, फिर बाद में A और B दोनों ओपन थे पूरे टाइम के लिए। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि B वॉज ओपन फॉर एंटायर टाइम एंड A वॉज ओपन ओनली फॉर 4t टाइम? जब आपको ये क्लैरिटी मिल गई तो इस क्लैरिटी के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्विकली यहाँ पर वैल्यूज लिख लेनी है। चाहे आप यहाँ पर एलसीएम रूट अख्तियार कर लें और यहाँ पर आप कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हैं दैट इज 60 यूनिट्स, जिसको हमें कहीं ना कहीं भरने की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आप कंप्यूट करें कि 5t टाइम में इस प्रोसेस में B कितना भर देगा। तो आप कहोगे B का जो रेट है वो आपका 1 मिनट में कितना भरता है? B 2 यूनिट्स भरता है। B फिल्स 2 यूनिट्स, A फिल्स 3 यूनिट्स। तो B अगर आपका 2 यूनिट्स भरता है 1 मिनट में और आपने इसको 5t यूनिट्स दे दिए, तो 5t यूनिट्स मतलब ये 10t फिल कर देगा, और A का आपको पता है 3 है, सो 3 आपका 4t, ये आपका कितना हो जाएगा? 12t हो गया आपका। तो इसका जो सम होगा जो कि यहाँ पर मेरा 22t निकल के आ रहा है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल फिल इंटायर यूनिट और नॉट, राइट? क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू राइट? जल्दी बताइए। ठीक है,
नहीं नहीं, ए और बी साथ में होगा भाई, मैंने अलग अलग लिख दिया तो गलत क्या किया कि बी पूरा 5t के लिए ओपन है, ए 4t के लिए ओपन है, बात एक ही है, मैंने उसको बस अलग अलग लिखा है ताकि हमारे लिए ये चीज आसान हो जाए। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको बताया आपको 4t निकालना है या 5t निकालना है, मुझे 5t निकालना है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 60/22 इंटू 5 आएगा। ठीक है, यहां पर देखो आपको मैंने जो वैल्यू लिखने की कोशिश करी है, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां तो बन रहा है मेरा 11, ये 11 बन रहा है, और ये 30 इंटू 5 ये आपका है 150, राइट। सो 11 इंटू 13 तो जाएगा ही साफ साफ, और 13 के साथ मेरा ये दे रहा है मुझे 7/11, और यहां पर वैल्यू 1/23 दी हुई है जो कि मेरी नहीं आ रही है। ओके, क्लियर है नॉट? सो आप देख लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने 60 यूनिट्स एज्यूम किया है, और मैंने ये बोला, देखिए ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको अंडरस्टैंड करना है, कि ये कह रहा है कि पाइप बी केवल खुला था 1/5 टोटल टाइम का, एंड देन बोथ पाइप ए एंड बी वर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। तो अगर ए और बी दोनों रिमेनिंग टाइम के लिए ओपन है, यानी 4/5t के लिए ओपन है, तो अगर मैंने टोटल टाइम को 5t माना है तो क्या बी पूरे टाइम के लिए खुला है कि नहीं? भाई पहले बी केवल खुला है, फिर ए के साथ खुला है, तो बी तो पूरा खुला है ना, पूरे 5t टाइम में बी खुला हुआ है आपका, राइट। और ए आपका केवल 4/5 टाइम में खुला हुआ है, तो मैंने उसके लिए 4t लिखा। एफिशिएंसी मुझे पता है ए की है 3, ठीक है। सो 3 अगर एफिशिएंसी है तो मैंने वहां पर आपके सामने लिखा कि 4 इंटू 3 12t हो गया, और वो 5 इंटू 2 आपका 10t हो गया। दोनों को अगर हमने सम कर दिया तो टोटल जो वर्क यूनिट्स आई वो 22t आई, वो 60 यूनिट के बराबर होना चाहिए। अगर वो 60 यूनिट्स के बराबर है तो भाई कैलकुलेशन मेरी तो यही आ रही है, ठीक है, जो कि मैं इसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा। 13 7/11 इज द आंसर विच आई एम गेटिंग, ठीक है, राइट, क्लियर। चलें, बी इज टेकन फॉर टी। अरे मैंने पूरा टाइम 5t मान लिया भाई, आप लोग इतना परेशान हो, टेंशन ना लो यार, इतना क्यों पैनिक हो रहे हो। बी को 1/5 के लिए खोला गया, फिर दोनों ए और बी को खोला गया रिमेनिंग टाइम के लिए। आप इतना कंफ्यूजन क्यों होता है आप लोगों को? ठीक है, फिर से बना के दिखाऊं क्या मैं आपको? मैंने बोला कि देखो इतने टाइम के लिए मैंने बी को खोला है, और इतने टाइम तक मैंने ए और बी दोनों को खोला है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बी पूरे टाइम के लिए खुला हुआ है और ए इतने टाइम के लिए खुला हुआ है? क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है मेरी बात? जो मैंने कैलकुलेशन करी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, आगे बढ़ूं भाई, अगला सवाल कराऊं, ठीक है। देख लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप इसको वेरीफाई कर लेना, कुछ गलत होगा तो बता देना मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर दिया, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मुझे पूरा पेपर खत्म करना है, राइट, क्योंकि मुझे उसमें कुछ लॉजिकली एरर समझ में नहीं आ रहा है। चलो 12 देखो जरा, कह रहा है कि स्क्वायर पीस है कार्डबोर्ड का जिसमें 12 सेंटीमीटर साइड है, और एक स्मॉल स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स। द रिजल्टिंग फ्लैप्स आर टर्न्ड अप टू मेक ए बॉक्स 2 सेंटीमीटर डीप। आपको बताना क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 128। ये तो बड़ा ही स्टैंडर्ड सवाल है, तो आप लोगों को मालूम है ना भाई। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक आपके पास स्क्वायर है, ऐसा सवाल तो कर रखा होगा आपने, और इसका साइड कह रहा है 12 है। अब कह रहा है इसमें से आपको करना क्या है ना, इसमें से आपको 2-2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसके कॉर्नर से काट देना है। तो जब आप 2-2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे काट दोगे ना, तो फिर क्या होगा, देखो अब मैं कुछ ब्लैक रंग से बना रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखना। इसको अगर आप ऐसे मोड़ोगे ना इस पॉइंट के अबाउट, राइट, ये जो आपने स्क्वायर काट के निकाल दिया ना, तो आपके पास जो बाकी बचेगा पोर्शन वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा दिखेगा। अब ना आप क्या करो ना, इसके अबाउट इसको मोड़ दो, इसके अबाउट यहां 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 मोड़ दो, तो एक ओपन बॉक्स बन जाता है, राइट। एक ओपन बॉक्स आपका बनेगा। तो अगर आपका ओपन बॉक्स बनेगा तो ओपन बॉक्स से क्या होगा, ओपन बॉक्स से होगा, आपको इसकी साइज देखनी है, तो ये आपको बन जाएगा 8। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये अगर आपका 8 बनता है और ये साइड आपका कितना है 2 है, तो जो बेस एरिया होगा वो होगा आपका 64, और जो हाइट होगा वो कितना होगा 2, क्योंकि फोल्ड करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 128 बनेगा। ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड केस है ना, तो इसमें तो कोई आपको चैलेंज नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसानी से आंसर यहाँ आ जाएगा। चलो ये देखो, ये तो आपको पता है ना, ए की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रख दो,
लेकिन 0 रखोगे तो 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पर आप tan स्क्वायर ए को क्या रखोगे, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है। तो क्या इसको आप सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हो, तो वो सेक ए प्लस 1 बनेगा, सेक ए -1 बनेगा, सेक ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा सेक ए -1 और यहाँ आपका +1 पहले से ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी सेक ए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 45 डिग्री वैल्यू भी रख सकते हो, चाहो तो ए की वैल्यू 45 डिग्री रख के ट्राई करो और बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व करो जरा, ए की वैल्यू 45 डिग्री रख के देखो कुछ मिल रहा है क्या, आपकी वैल्यू सेक ए मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिलेगी है ना। तो रख के वैल्यू भी ट्राई कर सकते हो और कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करो आप, है ना। लेट्स सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। कह रहा है कि देर आर ऑफ ए राइट एंगल, अच्छा ये होगा एरिया, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 25 है, तो क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 12 × 7 हो जाएगा, 84 बनेगा। कैसे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी 24 अगर दी होती है और ये आपका 25 होता है, तो एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि नहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 7 24 25 का 7 24 25 का अगर एरिया निकालना है तो 7 × 24 करोगे बाई 2 करोगे तो 12 × 7 बन जाएगा और 12 × 7 क्या होता है आपका 84। तो यहाँ ट्रिपलेट का मालूम होना ज़रूरी है। मैंने ट्रिपलेट्स भी हमारे चैनल पे यूट्यूब पे करा रखा है, मेंसुरेशन वाली प्लेलिस्ट में अगर जाते हो आप तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बहुत अच्छा एक क्लास पूरा कराया है मैंने, उसको इत्मीनान से और आराम से देख लेना, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्लस स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे सवाल तो एग्जाम में होना ही होना है, वो तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो कैसा भी सवाल बनाएंगे वो कहीं ना कहीं होगा। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें आएंगी, जितना जल्दी आएंगी उतना जल्दी एग्जाम में सवाल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं, उनका सम कितना है, 777 है, और क्या कह रहा है कि जो नंबर्स हैं आपके वो 7:9 है आपका यहाँ पर, 7:9 है यहाँ पर, और फिर कह रहा है कि जो सेकंड और थर्ड नंबर है वो 3:7 है। तो तीनों का रेशियो अगर मैं लिखूंगा ABC का तो वो कितना हो जाएगा 7 9 21। कैसे, देखो 7 9 है और ये आपका 3 7 है, इस 3 को अगर मैं 9 बनाऊंगा तो 9 21 बनेगा। तो 7 9 21 फाइनल रेशियो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है, तीनों का सम अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आएगा 37, और 37 अगर आपको 777 दे रहा है तो मल्टीप्लायर जरा खोजो, 37 2 जा कितना होता है 74 होता है, फिर 1 टाइम 21 आपका मल्टीप्लायर हो गया, 21 × 9, 9 में एंड करेगा 189। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन नथिंग इज देयर, सिंपल सा सम रेशियो आपको कंसोलिडेट कर लेना है, कंसोलिडेट करने के बाद टोटल करके मल्टीप्लायर निकाल लेना है, मल्टीप्लायर से 9 को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका सटीक उत्तर आपके सामने होगा। आपको यहाँ पर कोई भी चैलेंज नहीं होना है, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ज़रूर बताएं हमें। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इस सवाल को एक तरीके से और किया जा सकता था, ये सब नहीं करते तो भी हो सकता था। कैसे, आपको यहाँ टोटल पार्ट 37 नज़र आ रहा है, 9/37 कितना होगा, 9/37 कितना होगा, आप कहोगे 1/4 से थोड़ा सा कम होगा, ये तो 30 या आप ऐसे कह लो 25% से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन 25% होगा, क्योंकि ये 9/37 है तो इसके 1/4 से थोड़ा सा कम होगा। इसका 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 कितना होगा, आप कहोगे अगर 19 लेता तो 760 होता, ठीक है, 190 के आसपास है, 190 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसी के आसपास आंसर होगा, ए ऑप्शन। हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, पता है आपको, पर आपको मैं कैलकुलेशन इसीलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको लगता है कि रेशियो के सवालों को इससे बेहतर किया ही नहीं जा सकता, आप खुद अब ये डिसाइड करो कि क्या आपके लिए डिवीज़न आसान था या 25% सोच के आंसर मार्क करना आसान था, ठीक है। 25% सोच के आंसर मार्क करना आसान था, बट कौन सोचता है इसमें, है ना, ये सब मेरे दिमाग में लेकिन आता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। It's very easy ना, I can think a ratio in terms of percentage, why not, right? So 9/37 is less than 25%, and if less than 25% is the value, roughly I can identify कि 189 ही होगा। बहुत ही आसान था, ठीक है, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा दिमाग खुला रखोगे तो ये सब चीज़ें चलेंगी। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक 18 मीटर डीप वेल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और इसको खोदा गया है डीप वेल, ये आपका 18 है
यहाँ इसका डायमीटर आपको 7 दिया है। अभी आपको दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या करा सकती है आपके साथ, ठीक है। फिर 18/14 आपने निकाल लिया है और 38.5/14 अगर आप निकालोगे तो लेस देन 3 थोड़ा सा आएगा। 38.5 ए ऑप्शन। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 7 का ये डायमीटर है और इसको आपने 18 डीप खोदा तो कितनी मिट्टी बाहर आएगी, उसका आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे ये रेडियस निकाल लो और ये रेडियस इंटू हाइट, एक्चुअली स्फेरिकल शेप में बाहर आएगा आपका मिट्टी। तो ये जो रेडियस है ना, देखो स्फेयर का रेडियस आप देखते हो, आयतन आप देखते हो कैसे πr² h। मैं कैसे देखता हूँ πr², तो ये सर्कल वाला है और h हाइट है, तो हाइट आपकी 18 हो गई। πr² में कैसे लिखूंगा, देखो ये देखो वो सर्कल मिल गया जिसका डायमीटर 7 है। स्टैंडर्ड सर्कल का रेडियस 7 होता है, इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस हाफ है। रेडियस हाफ है तो एरिया कितना होगा, 1/4 154/4 38.5 होता है। ये वॉल्यूम बाहर आया और इस वॉल्यूम को हमें इस फॉर्म में डालना है। 18/14 का एक पट्टी बना के उसके ऊपर ऐसे खड़ा करना है इसको, ताकि हमें पता चले कि हाइट कितनी होगी। तो वॉल्यूम दोनों का बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे 18/14 का जो एरिया है इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी कि कितना हाइट तक ये रहेगा। 18 गया यहाँ पर, 14 से डिवाइड करो 28 हुआ आपका। ये आप ऐसे समझ लो, बहुत ही आसान है कि ये वैल्यू जो आपकी है ये है आपकी 42 माइनस 3.5। ये वैल्यू आपके सामने लिखी है। 42 आपका 3 टाइम्स होता है और माइनस 3.5 जो आपका है, ये वैल्यू जो आपको दी है ये 0.25 टाइम्स होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो आपका वैल्यू कितना हो गया 2.75। दैट इजी। क्लियर है कि नहीं है, मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं होता है सवाल में, सही से समझ में आए तो तुरंत हो जाएगा। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज 1320 एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज 1452। और कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट बता दो कितना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है जहां पर ये 1320 है 1320 और यहाँ पर ये आपका 1452 है। अगर आपने क्रैश कोर्स में मेरी अरिथमेटिक देखी है, तो आपको पता होगा कि हर साल इंटरेस्ट भी रेट % से बढ़ता है। 1320 से अगर 1452 हुआ तो ये इंक्रीज 132 का है और 132 का इंक्रीज 1320 पे 10% कहलाता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते ही आप कहोगे कि इसके पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, आप कहोगे 10% बढ़ाने से 1320 हुआ है ना, तो ये होगा 1200। 1200 को 10% बढ़ाओ 1320 मिलता है। 10% के इंटरेस्ट पे अगर पहले साल का मेरा इंटरेस्ट 1200 है तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 12000। सारी चीज़ बता चुका हूँ ये मैं, पता है, राइट। नो नीड टू यूज़ एनी फार्मूला, नथिंग, बस देखो और मार्क करो। तो जब आपकी समझदारी थोड़ी बेहतर होगी ना तो इस सवाल को आप ओरली करोगे, क्योंकि आपको पता लगेगा ये कंसेक्यूटिव ईयर का इंटरेस्ट है। यहाँ से रेट % सीधा आपको दिख जाएगा 10% है। फिर आप कहोगे इसके पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 1320 बटे, या तो आप 1.1 कर लोगे तो आपको 1200 मिल जाएगा, और अगर वो 1200 मिल गया तो 12000 आंसर हो गया, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व अगर आपने चीज़ें करी है। तो जो मैंने क्रैश कोर्स कराया है अरिथमेटिक का, अगर आपने वो सही से फॉलो किया होगा तो आपको अरिथमेटिक में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो ज़रा सवाल देखो। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 12, 15 एंड 20। अच्छा देखो, इसमें जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसमें क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्यों भाई, कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डेफिनेटली 3 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा क्यों सोचूं, सबसे छोटा नंबर है मेरा 3, ठीक है, 3 से सोचूंगा भाई, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे लास्ट 3 डिजिट देखना है, राइट। 8 से अगर डिविजिबिलिटी देखने जाऊंगा तो मुझे लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा। अगर मैं 20 से डिविजिबिलिटी देखता हूं तो 20 से 4 और 5 की डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा। बट इट वॉज वेरी क्लियर कि एक 3 अगर है तो 3 सम ऑफ डिजिट्स होता है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, 3 का मल्टीपल चाहिए। और इसमें ये इतना आसान था कि देखो यहां तक 3 का मल्टीपल सब में है, ये तीनों सम करके 3 के मल्टीपल होते हैं। आखिरी जो नंबर है 4, 8, 5 ये दिख रहा है, नहीं है, तो ये तीनों गए, एक बचा, जो बचा उसका सही होना उसकी मजबूरी है, नहीं है। तो सवाल इन्होंने इतना भयानक, इतना बड़ा सवाल दिया, लगा देखिए कि बहुत कुछ करना है, पर कितनी बड़ी विडंबना है कि करना वही है कि 3 अगर गलत है तो चौथे का सही होना उसकी मजबूरी है। ए ऑप्शन कौन बोल रहा है भाई, कौन बोला ए?
ऐसे गुनाह मत करो, ऐसे गुनाहों की सज़ा जो है ना बहुत ही खतरनाक होगी। तो व्हाट इज द ऑप्शन इज सी। अब सी सही होगा, उसके बारे में आप टेंशन ना लो। राकेश कह रहे हैं आपके कोर्स वाला लड़का बोलता है कि आप यूट्यूब पे पूरा नहीं बताते हो। जान ले लो मेरी, ठीक है, कितना भी करो कम है। चलो पढ़ लो, अगर जितना मैंने यूट्यूब पे करा दिया ना सर, अगर आपने उतना सीख लिया होगा तो आप बहुत काम के आदमी बन गए होगे। लेकिन आप अगर मन कहीं और ही लगा के रखोगे तो काम नहीं बनेगा। बहुत कुछ सिखा दिया है मैंने आपको यूट्यूब पे। चलो, कह रहा है कि सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 8% in 2015 as compared to 2014 and decreased by 6% in the year 2016 as compared to 2015। तो कह रहा है अगर सैलरी 2,34,778 है 2016 में, तो बताना है कि सैलरी 2014 में कितनी रही होगी। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। चले बताएं कैसे। इसमें भी देखो हो ही गया कि 3 गलत हो गए, चौथा सही हो गया। कैसे, ध्यान से समझो। देखो अच्छा एक बात ही बताओ इंटरेस्टिंग, कि अगर कोई वैल्यू आपने पहले 8% से इंक्रीज कर दी, फिर आपने 6% से डिक्रीज कर दी, ठीक है, इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इतना बोल दो बस कि यस पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीज होगा, राइट। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा ना। ये तो दिख रहा है ना। सक्सेसिव है, ठीक है, जानता हूं। तो नॉर्मल होता तो 2% का इंक्रीज होता, ये 2% से थोड़ा सा कम होगा, मुझे पता है, बट इट विल बी श्योरली इंक्रीज। अब जरा देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा था, कह रहा था कि देखो जो शुरू की वैल्यू थी, अगर ऐसा है तो अगर मेरा यहां पर वैल्यू लेट से x है और यहां वैल्यू मेरा y है, तो क्या मेरा y x से छोटा होगा कि नहीं होगा? अब इतना तो बच्चा भी बता देगा कि कोई वैल्यू बढ़ा के अगर x मिलता है तो y x से छोटा होगा ना भाई। y की वैल्यू पूछ रहे थे, तो क्या y की वैल्यू 2.34 यहां पर लिखा है 2.38 हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। क्या वो 2.36 हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। अब दो ऑप्शन बचा, आपने कहा कि 2.31 और 2.34,987। अरे भाई 2.34,987 भी इससे बड़ा था। ये देखो मैं क्या करूं, अगर ऐसे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं तो मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूं? कैलकुलेशन कभी मत करना, ठीक है, आप करते हो मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आया हूं आपकी मदद करने के लिए थोड़ी सी एग्जाम के पहले। मुझे मालूम है यूट्यूब पे क्या चलता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना हम लोग, है ना? इतना दिमाग लगा लो बस। ये कह लो, जिसका भी सवाल कह लो कि ये परसेंटेज का कोई खतरनाक सवाल है, अरे बहुत आसान सवाल है भाई, एक ही बचा है तो वो सही होगा, क्या करना है, क्यों दिमाग लगाएं। चलो आगे बढ़ो। ओके, जरा देखो एक सवाल और आ गया, डराने आपको, डरना मत बस। देखो करेक्ट, डीलर है वो 12% का डिस्काउंट अलाउ करता है मार्क्ड प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस आपको दी है कितना, 924 रुपए। तो एसपी आपको दिया है 924 रुपीज, और ये एसपी कब मिलेगा सेलिंग प्राइस? जब आप 12% का डिस्काउंट दोगे किस पे? एमआरपी पे। सो व्हेन यू गिव सर्टेन डिस्काउंट ऑन एमआरपी, दिस वैल्यू यू रियलाइज। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई तकलीफ यहां पर नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए आपको पता करना है कि ये वाला जो डिस्काउंट अमाउंट है वो कितना है। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, राइट। अब जरा ध्यान से देखो आप, मैं एक बार इसको 100 मान रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है एमआरपी को, तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 88। अगर ये वैल्यू मेरी 88 होगी तो आप ध्यान से देखना इस वैल्यू को क्या है। ये वैल्यू आपका 880 प्लस 44, 880 क्या है 10 टाइम्स, 44 क्या है 0.5 टाइम्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो मुझे मल्टीप्लायर मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 10.5 टाइम्स। तो 12 जो आपकी वैल्यू यहां लिखी है, इसको आप 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, जो हो गया 120 प्लस 6 यानी 126। क्लियर है? इज इट क्लियर? विदाउट कैलकुलेशन डी। और देखो गलत भी हो गए तुम,
ऐसा कॉन्फिडेंस मत दिखाओ भाई, ठीक है, कि एग्जाम में निकल के आओ और लोगों को डरा भी दो और बाद में धोखा भी हो जाए। कह रहे बिना देखे हुए, कह रहा है बिना सॉल्व किए हुए डी, जो कि सरासर गलत हो गया। ठीक है, सुपर कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई नहीं। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा केस था कि 100 MRP लिया मैंने और मैंने कहा 12% का अगर 100 पे डिस्काउंट दोगे तो 88 मिलेगा। वो 88 924 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो मैंने देखा कि एक्चुअली में आना था 924 लेकिन आया 88, तो मेरा कितना मल्टीप्लायर कितना है। तो मैंने इसेंशली 924 को 88 से डिवाइड किया, पर मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि 88 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 आएगा, 88 को हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 10.5 टाइम्स हो गया। ये 10.5 टाइम्स हो गया। आप डिवाइड भी करके देख सकते थे। तो अगर ये वैल्यू मुझे 10.5 टाइम्स करनी पड़ी तो मुझे हर वैल्यू 10.5 टाइम्स करनी पड़ी। आपको इवन ये MRP भी निकालोगे तो 1050 मिल जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ गई 126। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? नथिंग डिफिकल्ट टू सॉल्व इन द एग्जाम, कुछ भी मुश्किल नहीं था। आप ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, ऐसा नहीं था। आप इंटीजर ऑप्शन से ही स्टार्ट भी करते। तो जैसे आपने लेट्स से कि ऑप्शन चेक करना होता ना, तो बेस्ट ऑप्शन चेक करने के लिए यही होता। क्यों? क्योंकि इसका सम उसके साथ पता है क्या देता? 50 देता एंड में। तो हम जब भी ऑप्शन भी चेक करते हैं, लेट्स से डेसिमल में भी ऑप्शन दिए हैं, तो हम ऐसे ऑप्शंस पिक करेंगे जो मुझे वापस जाके थोड़ा कंफर्टेबल वैल्यूज दें। तो अगर आप वो भी उठा के चेक करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं, परसेंटेज और रेशियो से इससे जल्दी क्या ही करोगे, ऑलरेडी काफ़ी जल्दी हो रहा है भाई। इतना ज़्यादा ये जितना देर में करके मैंने आपको दिखाया है, इतना बड़ा सवाल नहीं है ये। ठीक है, बहुत आसान सवाल है भाई। वो तो डिवाइड करने में आपको पूरा चित्रकारी दिखा रहा था, वरना इतना ज़रूरत कहाँ है। चलो देखो, A 1/5 काम कर सकता है 4 दिनों में, तो पूरा काम 20 दिनों में कर सकता है। B 1/6 कर सकता है 5 दिनों में, तो 30 दिनों में कर सकता है। इतना आसान सवाल कोई कैसे पूछ सकता है भाई? लगा के बता दो जरा मुझे आंसर। 12 आ गया। ठीक है, कैसे 12 आया? देखो यहाँ 1/5 4 में करता है, तो A अकेले 20 दिनों में करेगा और B अकेले कितने दिनों में करेगा? 6 पंचे 30 दिनों में करेगा, राइट? करेगा या नहीं करेगा? तो अब इसके बाद तो आपको आंसर निकालने में कितना ही टाइम लगेगा भाई? परसेंटेज के टाइम में आपको होगा ये 5% है, ये 3.3% है, इनको जोड़ देंगे तो ये 8.33% हो जाता है, जिसको 1/12 बोलते हैं, और ये वैल्यू 12 हो गई। या फिर आपको अपने तरीके आते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं ना कुछ और बताने जा रहा हूं, हंसना मत। ठीक है, हंसना मत। लॉजिक देखो जरा ध्यान से। ये हो गया 20 और ये हो गया 30। अच्छा आप मुझे बताओ, एक एक आंसर रिजेक्ट करेंगे, क्या 30 उत्तर सही हो सकता है? नहीं। 30 इसलिए सही नहीं हो सकता कि भाई 30 तो ये अकेले में कर देगा, अब मिला दोगे एक और तो 30 दिनों में करेगा क्या? नहीं। फिर देखो ये करें 20 दिनों में, आप कहोगे क्यों मजाक कर रहे हो भाई? जब A अकेला 20 दिनों में करता है, A B के साथ अगर मिलेगा तो 20 से कम दिन लगेंगे। फिर आप कहोगे अच्छा 15 दिन भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा 15 दिन के लिए दोनों 30-30 वाले चाहिए थे, तब 15 दिन लगते। आप कहोगे हाँ ये भी सही है। तो देखो 3 ऑप्शन गलत हो गया। 3 गलत होते ही क्या होता है? चौथा अपने आप सही हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि चौथे ऑप्शन का सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, मैं आपसे ये बताता हूँ कि इस सवाल को करने के लिए आपको टाइम एंड वर्क का कितना ज्ञान चाहिए। LCM अप्रोच, फार्मूला, परसेंटेज कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास सेंस चाहिए। सेंस, यू कैन मार्क द आंसर, राइट? बट द क्वेश्चन इज कि ये चीज़ें कई लोग कहते हैं कि भाई दिमाग में नहीं आती हैं। उसके लिए ही तो आपको मेरे साथ थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है ना? समय बिताओगे तो सब आएगा। देखो कितना वाहियात सवाल था, कितना वाहियात सवाल था। ये जिन्होंने सवाल बनाया उनको दिखाना चाहिए कि देखो हमने क्या किया तुम्हारे सवाल के साथ। ये देखो, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहे हैं कि 1/2/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस है। तो बताना है परसेंटेज गेन क्या होगा? 40%। सबको सीधा सीधा लिख के बोल रहे हैं कि बताओ परसेंटेज क्या होगा। ये वैल्यू है 1.4। अगर आपका सेलिंग प्राइस 1.4 टाइम्स हो कॉस्ट प्राइस का, इसको मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और 1.4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है 40% लाभ। ये परसेंटेज क्रैश कोर्स, प्रॉफिट एंड लॉस सब में करा चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है इसमें, है ना? सीधा लिख दिया और कह रहा है बताओ क्या होगा। तो क्या कोई दिक्कत है क्या? लगा दो ऐसे ही, या आप 100 मान लो। ओके, ये देखो सवाल,
कह रहा व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल प्लोन व्हेन इट्स हाइट्स इज इक्वल टू इट्स शैडो। देखो ये क्या कह रहा है कि ये सवाल बहुत ध्यान से समझना, इसमें कई लोग गलती कर जाते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है मुझे सन का एक वर्टिकल पोल के टॉप से, यहां पर ये वर्टिकल पोल का टॉप है, यहां से मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का, ये वाला एंगल निकालना है। और कह रहा है कि इसकी जो वर्टिकल पोल है, इसकी जो हाइट है और इसकी शैडो है वो इक्वल है। इसकी शैडो कैसे बनेगी, ग्राउंड पे ऐसे बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी ये बताओ। शैडो ऐसे बनेगी और शैडो टॉप इसका यहां पर होगा, जितनी लाइट ब्लॉक होगी उतनी शैडो बनाएगी। तो अगर आपने ये वैल्यू कहा ये x और ये x है तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। गलती मत करना बस, मतलब कि सन वन देख के और डर गए, है ना, लॉजिकली बस समझ लो कि क्या स्ट्रक्चर है। x 45 तो वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया और आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, आंसर भी आ जाएगा। ये देखो सवाल, 230 मीटर लंबी गाड़ी क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ कितनी है 750 मीटर। अगर ट्रेन दौड़ रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा। बहुत आसान सवाल है, ज़रा करो, तब तक मैं अपने लिए थोड़ा सा पानी मंगा लूँ, यहीं खड़ा हूँ। राइट, क्या हुआ भाई, आंसर निकाला आपने, 49 सेकंड आ गया। अच्छा कैसे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, फिर से मैं ये क्रैश कोर्स में बता चुका हूँ आपको। कन्वर्जन देखो कैसे ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको कहीं किलोमीटर पर आवर आपको दिया हो ना, कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है कि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये कन्वर्जन ध्यान रखना आप। तो 36 अगर होगा तो वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 72 अगर होगा आपका तो वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 5/18 जो याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु ये ध्यान रखो ये किलोमीटर है और ये मीटर पर सेकंड है। तो 72 को देखते ही दिमाग आपको बताना चाहिए चिल्ला चिल्ला के कि मैं 20 मीटर पर सेकंड हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 18 चौके 72, 5 चौके 20। अब देखो जरा, 230 मीटर लंबी गाड़ी है और 750 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो जब ट्रेन क्रॉस करती है ना, जब ट्रेन क्रॉस करती है तो क्रॉस करते समय सम हो जाता है लेंथ का, तो 7 और 2 ये मिलके हो जाएंगे 980, और इसको अगर आप 20 से डिवाइड करोगे, ये तो डिस्टेंस हो गया ना आपका, और डिस्टेंस को अगर आपने डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को अगर आपने डिवाइड कर दिया इससे, तो 20 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 49। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कहीं कोई मुश्किलात आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल आप करिए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। ठीक है, ज़रा सवाल करिए, मैं आता हूँ। ऑलराइट, आई एम बैक। क्या है आंसर भाई? ये क्या बिस्लरी और किंगफिशर चल रहा है? चलो सवाल करो। कह रहा ए और बी फिनिश करते हैं एक काम को
3 2/3 डेज में, सी और डी करते हैं 3 1/7 डेज में। अगर ए बी सी डी को मिला दो एक साथ तो कितना टाइम लगाएंगे? आधा काम करने में। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो भाई ये ऑप्शन कैसे करें बताता हूं, बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, ए और बी अगर एक साथ हैं तो ये जो वैल्यू दी है आपको 3 2/3 डेज करके दी है, इसको मैं लिख देता हूं 3 2/3 डेज। क्या इसको मैं 3.66 डेज बोलूं तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं होनी चाहिए। यहां आपने कहा सी और डी है, ये मिलके जो काम करेंगे 3 1/7 है, 3 1/7 अप्रॉक्स 3.14 डेज आता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनको मिला दूं और मुझे काम कराना है तो आप कहोगे कि अगर दोनों की जो एफिशिएंसी है लेट्स से 3.66 डेज जैसे यहां पर दिया हुआ है, अगर ये 3.66 डेज में काम कर रहा होता, ये भी कर रहा होता, तो नेट जो दोनों काम मिला के करते वो 1.83 डेज में खत्म हो जाता। बात भी समझना, मैंने कहा कि अगर दोनों की एफिशिएंसी मतलब 3.66 डेज में ये कर रहा है, ये भी 3.66 डेज में कर रहा होता, तो दोनों मिला के 1.83 डेज में पूरा काम ही खत्म कर देते। राइट है कि नहीं है ये बताओ जरा, सही है? अगर ऐसा होता तो, जो कि नहीं है मुझे पता है, और अगर दोनों की एफिशिएंसी 3.14 होती, अगर ऐसा होता तो आप कहते कि ये 1.57 डेज में दोनों मिलके काम खत्म कर देते। पर कहानी आपको पता है दोनों के बीच में है। अगर कहानी दोनों के बीच में है तो पूरा काम खत्म करने में इनके बीच में कुछ टाइम लगेगा। इनके बीच में लगने वाला टाइम मैं बोल सकता हूं 1.7 लगभग। तो 1.7 अगर मैं लगभग बोला, लेकिन मुझे काम तो आधा कराना है। अगर आधा काम कराना है तो इसका आधा कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के आसपास कुछ खोज लो, 0.85। 13/11 कितना है? 13 8 जा राइट, कितना होता है? 104। 8 से थोड़ा सा ऊपर ए ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन 1 से बड़ा है। ये ऑप्शन देखो, ये आपका 0.6 के आसपास है। ये ऑप्शन के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा। आई डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग ना, क्लियर और नॉट? डिड आई सॉल्व? नो। मजा आया? मैं क्या कह रहा हूं ये समझे आप? मैं इस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर डेज बराबर होते, भाई एक अगर 30 दिन लगाता है मान लिया काम करने को, एक अगर 30 डेज काम करने में लगाता है और दूसरा भी 30 डेज अगर लगाता है, तो मिला के कितना टाइम लगता? 15 दिन लगता। नहीं, फॉर्मल मेथड ज्यादा इजी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसमें रम गए हो। ठीक है, आप उसमें इतना रमे हो कि इतना आसान लग रहा है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप सोच पाओ, कुछ अल्टरनेट थिंकिंग आपको दे पाऊं मैं। लेकिन आप इतना ज्यादा रिजिड हो चुके हो ना कि आप मानोगे नहीं मेरी बात। ठीक है, ये सोचने में 2 सेकंड लगा मुझे, बस ज्यादा नहीं लगा, इससे इतना ही लगता है बस, है ना। मैं फिर से समझा रहा हूं। मैंने बोला कि ये मैं क्या समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि 2 लोग हैं, अगर इनकी एफिशिएंसी 30 और 30 होती तो ये 15 दिनों में काम खत्म कर देते। अगर इनकी एफिशिएंसी 20 और 20 होती तो वो 10 दिनों में काम खत्म कर देते। लेकिन अगर आपने कहा कि एक की एफिशिएंसी 20 है और दूसरे की 30 है, तो जो काम खत्म होगा वो 10 से 15 दिन के बीच में खत्म होगा कि नहीं होगा? मैं उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, नथिंग एल्स। ओके, समझ रहे हो? तो ट्रेडिशनल तरीके से तो आपको पता है, ये कर लोगे भाई, वो कौन नहीं जानता है, वो थोड़ा ना पढ़ाने आया हूं मैं। ठीक है, मैं तो बस ये बताने आया हूं कि कुछ अलग कैसे सोचा जा सकता है। ठीक है, चलो फोकस करो भाई। सवाल देखो इधर, कह रहा 4 बेल्स हैं, वो रिंग कर रही साइमल्टेनियसली एक सर्टेन इंस्टेंट पर, और दे रिंग एट द इंटरवल ऑफ 6 8 10 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। कितने मिनट बाद दे रिंग टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, एलसीएम निकाल लो। ये तो एलसीएम का स्टैंडर्ड सवाल है। 6 8 10 12 का एलसीएम क्या होगा जरा बता दो। 6 8 10 12 का एलसीएम क्या होगा? देखो 10 है तो मल्टीपल होगा इसी का, पहला 60 दिमाग में आएगा, 12 पंचे 60 है, पर 8 का मल्टीपल नहीं है तो 120 दिमाग में आएगा। 120 देखो सबका मल्टीपल है कि नहीं है? यस। तो 120 का मतलब क्या हुआ? 2 मिनट्स। 2 मिनट, जो कि बहुत ही आसान था, कुछ भी इसमें नहीं करना था आपको। राइट, देखिए एलसीएम निकालने में भी एलसीएम का जो आपका स्टैंडर्ड तरीका है ना, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर क्या किया ध्यान से देखो, मैंने आपको ये बोला कि 10 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पहली बात तो आपका एलसीएम 10 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 0 में एंड करना चाहिए। अगर वो 0 में एंड करना चाहिए तो मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने 10 के मल्टीपल्स देखना शुरू किया और मैंने 12 को देखा साथ में। 12 का पहला मल्टीपल 0 में एंड करता है, वो 60 है।
60 पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि 68 का मल्टीपल नहीं है, तो मैंने फिर क्या किया कि मैं आगे बढ़ के 120 पे पहुंच गया। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पेट अंदर करो, मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे नसीहत देने के बजाय आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे करो अपने। ठीक है, मेरा पेट अंदर हो जाएगा, उसकी इतनी टेंशन ना लो। Find the compound interest at the rate of 7% per annum compounded annually for 2 years on the principal that yields a simple interest of this much amount for 3 years at 7% per annum. यहां भी वही हो रहा है, 3 ऑप्शन गलत हो रहे हो, चौथा सही हो रहा है। कैसे? देखो 3 साल का इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको 9450। जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 3150। ये 1 ईयर का एसआई है। 1 ईयर का अगर एसआई मुझे मिल गया तो एसआई मैंने 2 ईयर का निकाल दिया, और 2 ईयर का एसआई मुझे कितना मिल गया? 6300। अब अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जाऊंगा तो मुझे इसी से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लिटिल मोर देन दिस। अब वो लिटिल मोर देन दिस यही हो सकता है, क्योंकि जो बेस वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे आप इंटरेस्ट की बात करो कि आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है और 7% का आप इंटरेस्ट लगा रहे हो इस पे, राइट? तो 7% के इंटरेस्ट पे आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 14.64% होता है। क्लियर है कि नहीं है? यही होता है ना? आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट विल बी लिटिल मोर देन दिस, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि 10% अगर इंटरेस्ट है, 10 और 10% अगर इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है, सिंपल इंटरेस्ट 20% होता है। 1% का अंतर होता है। यहां तो परसेंटेज और छोटा है, 7% का है, तो 7% में कितना चेंज आ जाएगा भाई? 7% में कितना चेंज आएगा? थोड़ा सा आएगा। 6300 में थोड़ा सा, ऐसे कौन पढ़ाता है? कोई नहीं ना, मैं पढ़ाता हूं ऐसे कि 6300 में थोड़ा सा जोड़ना है, तो इतना ज्यादा नहीं आ सकता। 3 आंसर गलत हो जाएंगे तो चौथे का सही होना क्या होगा? उसकी मजबूरी होगी। देखो सीजीएल का लेवल कितना भी बढ़ जाए, पेपर का तो मजाक में उड़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी हो, कैसा भी पेपर हो, करूंगा आके फिर से, मुझे अच्छा लगता है। चलो, राइट। द रेशियो बिटवीन द बेस एंगल एंड ए वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 2:5। सो व्हाट इज द वर्टिकल एंगल? 5 2 7 2 9 इज 180। सो आंसर हो गया आपका 100। क्या था भाई सवाल में? सवाल देखो, कह रहा है कि ये जो है एंगल, ये 2 है, तो ये एंगल 5 है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल 2 है। टोटल 9 पार्ट्स हो गए। सम ऑफ एंगल्स आपका 180 डिग्री होता है, तो 1 पार्ट आपका 20 डिग्री के इक्वल हो गया, तो 5 पार्ट आपका कितना हो गया? 100 डिग्री। दैट्स द आंसर। ओके, अगला सवाल देखो। डीआई आ गई, चलो डीआई भी देख लेते हैं भाई। करेक्ट, बार चार्ट दिया है, इसमें पॉपुलेशन दी है 4 डिफरेंट स्टेट्स की 3 सालों में। तो देखो दिख नहीं रहा है पर मैं आपको बता रहा हूं। स्टेट के नाम लिखे हैं यहाँ पर, के फॉर केरला, यह है आपका टी फॉर तमिलनाडु, यह है बी फॉर बिहार, यह है ए फॉर असम। और जो वैल्यूज लिखी है ना, ये ना मैं लिख के बता दूंगा अभी आपको, जब जरूरत होगी तब लिख दूंगा। सुमित कह रहे हैं एग्जाम प्रेशर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। दीज आर नॉट एक्सपेरिमेंट सुमित, राइट? These are not experiments. These are the way you should solve questions. But it's apathy that you are solving with formulas. You are not using your logic. और फिर आप कहते हो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे। आपके साथ इतना बुरा एक्सपेरिमेंट हो चुका है ना अभी तक। आपके ऊपर लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके आपको कागजी रोबोट बना के छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो कुछ अगर यहाँ से ज्ञान लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, है ना? पर अगर आप इस तरह से शक करोगे ना अपने ऊपर तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप निकालो, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ कम मेहनत से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो KTBA हो गया यहाँ पर, केरला, तमिलनाडु, बिहार, असम, ये वैल्यूज दी हैं। अब जरा पढ़ते हैं सवाल को, फिर मैं वो डेटा लिख दूंगा। तो कह रहा है जनसंख्या दी हुई है 4 डिफरेंट स्टेट्स की 3 सालों में। ये देखो नीला वाला जो है 2005 है, ऑरेंज वाला जो है आपका 2010 है, और ये वाला जो है ग्रे कलर वाला वो 2015 है। तो कह रहा है दिए गए ग्राफ में 2005 की तुलना में 2015 में किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई? अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई मतलब मुझे करना क्या है? देखो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं।
ये जो वैल्यूज इन्होंने बोली है, केरला में क्या हुआ है 21 से 25 हो गया, 21 से 28 हो गया है। तमिलनाडु में यही वैल्यू सेम, एक वैल्यू में लिखता हूँ फटाफट। तमिलनाडु में क्या हुआ ये वैल्यू है ना, तमिलनाडु में ये वैल्यू आपकी 38 से 38 से लेके 44 हो गई है। और आपकी जो बिहार है, बिहार में यही वैल्यू 55 से लेके आपकी 68 हो गई है, लिख दिया मैंने। और जो आपका असम है वहाँ पर ये वैल्यू 10 से लेके 20 हो गई है। तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? मैंने वैल्यूज लिख दी ना आपको, बताइए। ओके, कहां अधिकतम वृद्धि आपको दिख रही है? बिहार में। यस, बिकॉज हियर द इंक्रीज इज 13, यहां इंक्रीज कम दिख रही है, तो बिहार में सबसे बड़ी वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर उन्होंने परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है। कई लोगों का कहना है कि तुलना में अगर लिखा हुआ है तो वो परसेंटेज चेंज ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नहीं, बेस की बात नहीं है। देखिए एक मिनट, यहां पर थोड़ा थम जाइए, ठीक है। देखो तुलना का मतलब क्या हुआ कि वृद्धि पूछ रहा है ना, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इसका सवाल है, इन्होंने बोला है कि 2005 में जो जनसंख्या थी और जो 2015 में जनसंख्या है, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? अधिकतम जनसंख्या वृद्धि। इट्स नॉट परसेंटेज इंक्रीज, अंडरस्टैंड, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर इन्होंने क्या आंसर दिया, क्योंकि मैं तो आंसर देखता नहीं हूं भाई, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप, जो क्वेश्चन में भाषा लिखी हुई है, दे आर नॉट आस्किंग परसेंटेज चेंज, तो मैं परसेंटेज चेंज मार्क नहीं करूंगा। द आंसर इज गोइंग टू बी बिहार, ठीक है। अगर इन्हें परसेंटेज चेंज चाहिए तो आप लिख के बोलो कि परसेंटेज चेंज चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? तो अगर ये परसेंटेज चेंज आपसे पूछते तो वहां पर आप कहते कि भाई आप देखोगे कि यहां पर 50% की वृद्धि हुई है ए में, असम में, बट दैट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन। अभिषेक देखिए वो आंसर क्या देते हैं मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। आई एम सॉरी अगर वो कुछ गलत आंसर दे रहे हैं तो उनसे बात करो, ठीक है। ऐसे कैसे बोल देंगे भाई परसेंटेज, जब ये परसेंटेज इंक्रीज दिया ही नहीं हुआ है, पूछ ही नहीं रहा है, तो मैं परसेंटेज इंक्रीज कैसे लिख दूंगा? राइट? गलत चीज थोड़े ना पढ़ के जाएंगे, लड़ेंगे बाद में उनसे। कंपैरिजन ऐसे नहीं होता है ना यार। देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि पूछी है, ठीक है, गेटिंग और नॉट? यहां ग्रोथ रेट नहीं पूछा गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ लिए मेरी बात? देखो जो लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की भाषा है ना, उसी को रीड करके तो हम आंसर मार्क करते ना यार, ठीक है। तो ग्रोथ इज नॉट परसेंटेज, परसेंटेज ग्रोथ इज ए डिफरेंट थिंग, और ग्रोथ एक अलग चीज होती है ना। तो उनसे बाद में लड़ना, अभी नहीं। हम जो कर रहे हैं वो हम कॉन्सेप्चुअली करेंगे, बाद में देखेंगे जो भी होगा। चलो ये देखो जरा, अब देखो यहां पर इन्होंने लिखा पॉपुलेशन, एक मिनट रुक जाए। ये कुछ कह रहे हैं, देखो व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ इन करोड्स इन टोटल स्टेट केरला एंड तमिलनाडु फॉर 2005 एंड 2015। क्या कह रहे हैं कि ये बार चार्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ करोड़ में क्या है, इन टोटल इन स्टेट्स केरला एंड तमिलनाडु फॉर, अच्छा तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो केरला और तमिलनाडु में मिला के है 5 से लेके 15 तक, वो क्या है? तो देखो यहाँ 21 से 28 7 का चेंज है, और तमिलनाडु में 8 का चेंज है, 38 to 44, यही है ना? ये कुछ और है? ध्यान से देखो, 5 से 15 में जा रहे हैं। तो केरला में अगर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, तो आपका 21 से 28 हुआ है, और तमिलनाडु में क्या हुआ है आपका 5 से 15 तक, वो आपका चेंज हुआ है 38 to 44, जो यहाँ डेटा मेरे सामने लिखा हुआ है। सो दैट एड्स अप एंड गिव्स मी टोटल ऑफ 15। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? 7 और 8 15 ही होता। अच्छा ये 6 ही है, सॉरी, हाँ 46 नहीं है, 44 ही है, 6 है, पीछे मैंने लिखा भी था शायद ना,
हाँ ठीक है 6 ही है, 13 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। अच्छा आगे के लिए ना मुझे इस पेज को हटाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन इंपोर्ट हो जाएंगे। 1 मिनट दीजिए बस। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन इंपोर्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा आप। सवाल पढ़ लेते हैं, कुछ नया होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन बिहार बिटवीन 5 से 10 टू 10 से 15। अब इसमें क्या ही करना है, बिहार 5 से 10 में क्या ग्रोथ हुई, इंक्रीज कितना हुआ पॉपुलेशन में, वो आपका 55 से 60 आपका 5 हो गया, और 60 से 68 आपका 8 हो गया, तो 5:8 हो गया। ठीक है, यही हुआ ना, और क्या होगा। ओके ऑलराइट, तो आज बस इतना ही, बाकी कुछ बात कर लेते हैं आपसे 3-4 मिनट। जल्दी हो गया आज, बकवास सवाल थे क्या। ठीक है, देखो ये वो सवाल हमने निकाले जो थोड़े यूनिक थे पेपर में। अब जो सेम सवाल आ रहे हैं वही बार बार a³ + b³ + c³ = 3abc वाले, अब उनको बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने 31 क्वेश्चन निकाले थे। ये पता नहीं मुझे कि 15 के शिफ्ट 1 वाला है या शिफ्ट 2 वाला है, बट जो भी है हम हर शिफ्ट में जो नए सवाल हैं वो निकाल रहे हैं ताकि हम उनको आपके लिए सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सो अभी 3-4 शिफ्ट के पेपर्स बाकी रह गए हैं। अभी एक 15 वाला बाकी है और 3 आपके बाकी हैं 16 वाले। 16 को 3 शिफ्ट हुई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो 4 पेपर्स हैं, चारों मैं करवा दूंगा आपके 3 तारीख के पहले, पक्का करवा दूंगा। ठीक है, और देखिए यहाँ जो चीज़ें आप सीख रहे हो, आई एम नॉट सेइंग अगेन, जब मैं पेपर देखिए करता हूँ तो कई लोगों के ऐसे सवाल आते हैं जो कि ये एग्ज़ाम में नहीं लगता, वो एग्ज़ाम में नहीं लगता। यही तो मैं 2 साल से 1 साल से चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, यही मैं चिल्ला रहा हूँ कि जब आपके दिमाग में वही चीज़ लगती है एग्ज़ाम में जो आपका स्किल सेट होता है, बट दिस इज़ व्हाट यू शुड बी। तो जो आपके साथ अभी हुआ है पूरे एजुकेशन सिस्टम में ना, उसको करेक्ट करने का टाइम है। लर्न थिंग्स इन ए करेक्ट वे। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, मेंस भी देना है आगे जाके। ठीक है, सो लेट्स थिंक क्वेश्चंस मोर। मैं कुछ रटाने की कोशिश करता हूँ क्या कभी आपको? कभी मैंने बोला कि रट लो? कभी बोला आज तक? नहीं। मैं कभी बोलता हूँ कि ये शॉर्टकट है, इसको रट लो? आई ऑलवेज टेल यू थिंग्स थ्रू लॉजिक, कि ये ऐसे तो ये ऐसे, ये ऐसे तो ऐसे। तो आई एम टीचिंग यू इन द मोस्ट लॉजिकल वे, दैट्स हाउ यू शुड लर्न, राइट? मोस्ट लॉजिकल वे। आई नेवर मेक यू थिंग्स मगअप। कभी नहीं बोला होगा आपको कि ये रट लो। कभी बोला आज तक? कभी बोलता ही नहीं हूँ। मैं तो यही बताता हूँ कि देखो अच्छा ये 1% से कम होगा, 2% से ज़्यादा होगा, मे भी मुझे कम आता है। ठीक है, क्लियर और नॉट? राजा बाबू कह रहे हैं फेस वैल्यू वाला नहीं बताया, तो चलो वो सवाल आ गया तो बता दिया। ठीक है, वो तो देखिए एक अलग चीज़ है कि भाई फेस वैल्यू क्या होती है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर ना। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस, राइट, वी आर एक्चुअली थिंकिंग थ्रू द क्वेश्चंस. We do not need much dependency on the formula. We do not need much dependency on other things, right? I just want you to become a thinking entity that you should be. Okay? कि आप questions को देख के dumb तरीके से बस solve मत करने लग जाओ. You will enjoy when you solve like this, right? You will really enjoy it. मुझे मज़ा आता है questions करना. And I never solve these papers and then come back to session to discuss it. नो, मैंने तो देखा भी नहीं. मैं आया हूँ यहाँ, टीम ने पेपर लगा दिए थे पीछे, मैं सॉल्व कर दिया आगे. सो दिस इज वॉट यू बिकम व्हेन यू गो थ्रू द राइट प्रोसेस एंड यू बिकम ए थिंकिंग पर्सन. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन what kind of question, you are not dependent on what kind of paper. You will have confidence to sail through in any kind of paper because you are clear, okay, that I'm going for an aptitude paper and I have the thinking ability to deal with it. That's fine, clear? So you will not have any problem. DI के लिए भी कुछ करूँगा, 2-3 दिन बचे हैं, कुछ करते हैं, है ना. अच्छा, कितने लोग 4 तारीख को एग्ज़ाम है? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग एग्जाम ऑन 4th? कट ऑफ की बातें अभी नहीं करूँगा. 3 तारीख को आपसे मुद्दे पे बात करूँगा कि व्हाट यू शुड डू ऑन 4th. अभी कुछ ये सब चीज़ें छोड़ दो.
अप्रोच बेस्ट है बट रिस्क है। अनूप वही मैं कह रहा हूँ, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इन्हांस करने की ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि बचपन से जो चीज़ें आपको बोली गई बताई गई, आपको अब लग रहा है उसके अलावा कुछ भी सोचना रिस्क है, बट ऐसा नहीं, आप ऑलरेडी बहुत बड़े रिस्क में हो। ठीक है, मैं आपको लिबरेट कर रहा हूँ, हो जाओ। 7 को 4 को किन का पेपर है ज़रा बताएंगे? कोई है? माइन, हकीम, लुक्का, ठीक है 4 जून को, राइट। सो 4 को जब भी आपका पेपर हो जाए, टाइम मिले तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, कॉल करके ज़रा फीडबैक दे देना अपना पेपर का कि कैसा पेपर था आपका, राइट, सो दैट वी कैन गाइड पीपल फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट एंड ऑल। तो जिनका भी पेपर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में होगा ना, आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा मैं, 3rd को शायद दे दूंगा, तो उस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अपना फीडबैक दे देना एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। हो सकता है आपको मौका भी मिल जाए मुझसे बात करने का, ठीक है। सो विल टॉक ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ओके, बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 1 बजे मेरा टारगेट है कि मैं आपको छोड़ दूँ, आप जाके अच्छे से पढ़ाई करिए, पैनिक मत होइए, थोड़ा सा रिवीजन में फोकस करिए, आराम से नींद लीजिए, सोना ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम वाली रात में वैसे ही नींद आने की संभावना कम होती है, ठीक है, तो उससे कोई हार्म नहीं होता है। मैं आज अभी मॉर्निंग में क्लास में था, बैच में, तो यही बोल रहा था कि अगर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नींद ना आए कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, होता है, इमोशंस में हाई जो अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं ना, नींद नहीं आती है, नॉट ए प्रॉब्लम। बट ऐसा ना करो कि आप अभी से नहीं सो रहे हो, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना नींद ही नहीं ले रहे हो, एक्यूमुलेट मत होने दो। डोंट मेक श्योर कि आपका अभी 3-3 घंटे सोते जा रहे हो, अगर ये एक्यूमुलेट हो गया ना 5 दिनों में कि आपकी स्लीप डेफिशिएंसी 10-12 घंटे की होगी, तो आप एग्ज़ाम में ऐसे करोगे, डल होके, दिमाग काम नहीं करेगा, तब मज़ा नहीं आएगा। अभी नींद ले लो अच्छे से, आखिरी दिन नहीं नींद आएगी तो वो जोश में नींद नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी लड़ाई है, नहीं आई नींद तो नहीं आई आखिरी दिन, है ना। बट अभी से स्लीपलेस मत हो जाओ भाई, थोड़ा मज़े से सो जाओ, नींद पूरी करो अपनी, राइट। तो जिन लोगों का 4 को पेपर है, मैं आपको नंबर दूंगा 3 तारीख को जब क्लास लूँगा, तो 4 तारीख को आप एग्ज़ाम के बाद बात करना मुझसे, ठीक है, राइट। ओके, बाकी जिनका FCI का एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, थैंक यू for being in the session and पूछ कर स्टैंडर्ड बता दे। मेरे को नहीं मालूम, FCI को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, प्रिंसिपल तो मुझे पता नहीं है, बट स्टिल आप बाकी लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, राइट, ऑल राइट। दिल्ली वाले कितने बच्चे हैं आप में से? दिल्ली में कितने आप लोगों? मनोज जी 4 जून फर्स्ट शिफ्ट, तो आप ज़रूर बात करिएगा एग्ज़ाम के बाद। पहले शिफ्ट वालों की तो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ना, आग में सबसे पहले कूदने आप जा रहे हो ना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जंग के मैदान में पहला कदम आपका है, यू आर द फर्स्ट पॉन। जैसे पॉन नहीं होते हैं, पीछे वाले तो किंग हैं भाई, वो बाद में आएंगे, आगे तो मैदान में आप ही जा रहे हो ना। पर चिंता मत करो, शहीद नहीं होगे, नॉर्मलाइजेशन है, जो भी है अपनी स्किल से आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा सब कुछ, राइट। आशुतोष आपका भी है, चलिए बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, फरीदाबाद, हरियाणा, दिल्ली में बहुत लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात करते रहेंगे हम लोग। थोड़ा सा फीडबैक आप लोग से मैं लूँगा पर्सनली बात करके, ताकि आगे के स्लॉट वालों को थोड़ा गाइडेंस में दे सकूँ, राइट। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वालों बिल्कुल खुश रहो, आपको सबसे पहला मौका मिला है एग्ज़ाम में कदम रखने का, ठीक है। तो आप इसको पॉजिटिवली लेना कि 5 तारीख को वर्ल्ड कप का मैच आप ही इंजॉय करोगे, बाकी लोग तो पेपर दे रहे होंगे, आप वर्ल्ड कप का मैच इंजॉय करना 5 तारीख को, ठीक है। और आपको मेंस के लिए भी थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो दैट्स कूल, गुड है। कहते हैं ना, जो भी सिचुएशन है उसमें कोशिश करो कि थोड़ा फन ढूंढो अपना, राइट, जो सर्च दैट फन, वो बहुत लाइफ में फ़न का होना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि स्ट्रेस लेवल आपका कम हो, स्ट्रेस कम होगा उतनी अच्छा आप करोगे। नहीं ऐसा नहीं, मनीष कह रहे हैं जिनका फर्स्ट शिफ्ट होता है उनका स्कोर कम नहीं रहता है, आपकी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ना सर, तो क्या दिक्कत है, सब बैलेंस हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा भाई, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, नथिंग, नॉट ए प्रॉब्लम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेशन के लिए, कल मिलेंगे फिर से, और कितने बजे मिलेंगे? सेम टाइम 11:30, अभी आप टाइम नोट करके रख लो, एंड वी विल मीट एवरी डे फॉर द क्लासेस, है ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।